हेलो एवरीवन, मैं उमा शंकर कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू सर्किल में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। हमारा टॉपिक आज का ये है कि बीएचयू में पढ़ने में कितना खर्च आएगा, ठीक है? या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो खर्च को लेकर आप सोचते हैं। तो आइए एक बीएचयू के छात्र से मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे अगर 3 साल पढ़ते हैं या जितना भी पढ़ते हैं कितने खर्च आएँगे, ठीक है? मंथली कितने आएँगे, आपके रूम के कितने खर्चे आएँगे और साथ में खाने के और महँगाई सारी चीज़ें बारी-बारी चर्चा करेंगे और साथ में अर्निंग के भी बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं राजीव नयन, बीए ऑनर्स फाइनल ईयर, सोशल साइंसेज का छात्र हूँ। हमारा ऑनर्स इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स यानी कि आपका थर्ड ईयर है ना? हाँ, मैं थर्ड थर्ड ईयर ईयर। से इकोनॉमिक्स चल रहा है अभी, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा आप ये बताइए कि आप कब से बनारस में रह रहे हैं? मैं जनवरी 2021 से बनारस से रह रहा हूँ। एक्चुअली हमारा बैच 2020 से 2023 का है और हम लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर्स में कोविड का पीरियड में ही निकल गया, तो वो ऑनलाइन क्लासेस हुई और उसके बाद हम लोग जो है घर से यहाँ बनारस आए थे। अच्छा, आप भी कोविड के मारे हुए हैं ना? जी, जी, जी। सबसे पहला आपके लिए ये सवाल है और हर बच्चे के मन में यही सवाल होता है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं और खर्च को लेकर के डरते हैं कि क्या मैं अफ़ोर्ड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मिडिल परिवार से है, तो कितने खर्च में बीएचयू में रह सकते हैं और कितने में रूम मिल सकते हैं और साथ में जो भी खर्चे आते हैं पढ़ने को लेकर के, ये सारी चीज़ें आप बताएँगे? ये बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली 12th के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की, और हम लोगों को भी थी और हम लोगों ने भी अपने सीनियर से ही पता किया था ये सब। तो मैं पिछले अपने विगत 2 वर्षों के अनुभव से ये बता सकता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी सुविधा कम फीस पर ही अवेलेबल है। जैसे मैं खुद सोशल साइंस का हूँ स्टूडेंट, तो 2000 रुपये हमारा फ़ी लगभग साल भर का लगता है। 3 साल में 6000 के आसपास टोटल फ़ी हमने जमा करना होता है हम लोगों को। तो 6000 में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब बात आ जाती है रहने की, खाने की, ये कैसे बच्चे करेंगे या और उसके बाद अर्निंग कैसे करेंगे? तो ये टोटल बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना किस हिसाब से सेटलमेंट करते हैं। जैसे अगर हम रूमों की बात करें, तो जैसे चित्तूपुर हो गया, भगवानपुर हो गया या सीर गेट हो गया, तो यहाँ पे रूम थोड़े सस्ते मिलते हैं। 2000, 2500, 3000 तक में 2 बेड के रूम जो है अवेलेबल आसानी से हो जाते हैं। 2 बच्चे, 2 दोस्त आराम से मिलके इसमें रह सकते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें थोड़ा-सा फ्लैट टाइप का चाहिए होता है, तो वो हैदराबाद की तरफ प्रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ 7000, 8000, 9000 और 10,000 तक जो है वो प्रॉपर फ्लैट मिल जाता है, जिसमें 2 रूम होता है, हॉल होता है, ये सब अच्छे से अरेंजमेंट बच्चे लोग कर लेते हैं। और लंका पे भी जो है अच्छा खासा फ्लैट अवेलेबल हो जाता है या रूम अवेलेबल हो जाता है, और परंतु लंका थोड़ा कॉस्टलियर है और उधर लड़कियों को रहने में ज़्यादा सुविधा होती है। तो इस हिसाब से मतलब रूम का ये टोटल हो जाता है। अब जहाँ तक रहा बात खाने-पीने का, तो आप जानते ही हैं कि मेस में जो है अधिकतर बच्चे खाना खाते हैं और कुछ बच्चे रूम पर भी अपना बनाकर खाना खाते हैं। और मेस का खर्चा भी लगभग 3000 के आस-पास आ जाता है। और रूम में आप अगर बनाकर खाइएगा, तो ऑब्वियस सा बात है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो अगर हम तुलना मतलब एक अंदाज़ा लगाएँ, तो 1500 से 2000 रुपए तक का खर्चा आता है, अगर रूम में आप खाना बना के अच्छे से खा रहे हैं। 2 टाइम खाना मतलब और नाश्ता-पानी आपका उसमें हो जाएगा। और नॉर्मली बात करूँ तो एक मतलब एक बच्चे को अगर परिवार से उठ के आता है, तो 3 से 4000 रुपए ये आपका जो है खर्चा हो जाता है, जिसमें आप मतलब आराम से रह सकते हैं। अच्छा सबसे पहले आप ये बताइए कि कोई रूम बच्चा लेता है, तो पहले तो कहाँ-कहाँ जगह है आपके जो बीएचयू है, उसके इर्द-गिर्द बताएँगे कि कहाँ-कहाँ मिल जाएगा, ठीक? दूसरा नंबर की ये कि एक रूम कितने रुपए पे करने होते हैं? मतलब कितने में मिल जाते हैं? रेंट क्या होता है? जनरली अगर बात करूँ तो अधिकतर लड़के जो प्रेफ़र करते हैं, जब नए-नए लोग आते हैं, तो स्टूडेंट का गढ़ चित्तूपुर कहा जाता है। तो अधिकतर लोग चित्तूपुर ही आते हैं और चित्तूपुर अन्य एरिया की अपेक्षा सस्ता है। यहाँ पर आपको 2000 में, 2200 में, 2500 में, 3000 रुपए में एक रूम मिल जाता है। जहाँ 2 लोग या 3 लोग या सिंगल भी अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार लोग रहते हैं। अब कोई सिंगल लेना चाहता है तो उसे 2000 में रूम मिल जाता है। 2 लोग रखते हैं तो 2500 में 2 लोगों का हो जाता है। 3000 में 3 लोगों का हो जाता है। तो अब चित्तूपुर जो है अपेक्षाकृत सस्ता होता है नए बच्चों के लिए। और कुछ लोग हैदराबाद की ओर भी रहते हैं, हैदराबाद गेट, कुछ लोग लंका पर रहते हैं, कुछ लोग सीर गेट पर रहते हैं। सीर गेट पर भी रूम जो है सस्ते मिलते हैं और कुछ लोग भगवानपुर तरफ भी रहते हैं।
और जैसे लड़कियां, जो नई नई लड़कियां आती है, दूर से आती हैं, घर परिवार से अकेले छोड़ के अपने घर को आती है, तो अधिकतर लड़कियां लंका में रहना प्रेफर करती हैं, क्योंकि लंका थोड़ा मार्केट वाला इलाका है। वहाँ मतलब ग्रोसरीज के आइटम्स और भी जो है अपने जो घरेलू उपयोग के डेली यूज के साथ जो सामग्री होती है आसानी से अवेलेबल हो जाती है, और थोड़ा सुरक्षित इलाका, लाइट वाला इलाका माना जाता है मेन शहर का। तो ये आपका रहा रूम की कहाँ-कहाँ मिल सकता है और कितना रेंट है, ठीक है? 1 रूम का। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं अभी चित्तूपुर में हूँ, ठीक है? तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जो ये रूम लिए हैं, इसका क्या प्राइस है? आप बताएँगे जो आप अभी रूम में रह रहे हैं, आपका क्या प्राइस है? हाँ, ये तो मैं बता दे रहा हूँ। हमारा जो रूम है वो 3500 रुपये में हम लोग 3 लोग रहते हैं। हमारा एक बड़ा रूम है, बालकनी है और बाथरूम है हमारा अटैच। और पानी का व्यवस्था? पानी हमारा, पीने के पानी के लिए हम लोग कैंट का जार मँगा लेते हैं, वो 20 रुपए या 25 रुपए बॉटल मिलता है, और बाकी मालिक की ओर से जो रूम रेंट जो लेते हैं, वो जो है प्रॉपर बोरिंग की व्यवस्था करके रखे हैं। ये बताइए कि जो हॉस्टलर है, ठीक है? उसका टोटली कितना खर्च आएगा अच्छे से? ये बीएचयू के हॉस्टल की हाँ, बात। बीएचयू का हॉस्टल अगर बाहर के ही बता दे सकते हैं कि बाहर के हॉस्टल लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हॉस्टल भी लेना चाहते हैं और जी। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि एकदम नॉर्मल से नॉर्मल कोई रूम मिल जाए, तो हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक जी। है? जो मिडिल परिवार से आते हैं। तो वो और दूसरा नंबर की एक हॉस्टलर जो मतलब बीएचयू में हॉस्टल लिए हैं, उनका क्या खर्च आता है टोटली 1 मंथ का? मैं पहले बीएचयू के हॉस्टल्स की बता दूं। एक्चुअली वहाँ पर जो है हॉस्टल की फी तो बहुत कम होती है, साल की 3 से 5 हज़ार के बीच होती है। लेकिन वहाँ मेस का जो चार्ज है वो 2 टाइम खाने का लगभग 3 हज़ार रुपये या 3200 रुपये पड़ता है। तो मुख्य रूप से खर्चा वहाँ खाने का ही होता है, कि अगर आपको 2 टाइम का खाना 3500 में मिल रहा है या 3000 में मिल रहा है, फिर आपके ब्रेकफास्ट हो गए, आपके अदर एक्सपेंस मतलब आपको कहीं जाना आना हो, घूमना हो, तो आपका अदर खर्चा भी इंक्लूड हो गया, तो हॉस्टल्स की भी लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये जो है पर मंथ खर्च हो जाते हैं। अगर हम आपको लोकल मतलब लोग जो रूम लेकर रहते हैं, तो उनका भी खर्चा ये 3000 से 4000 के बीच आ जाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, वो 3000 में भी अपना जो है खर्च निकाल लेते हैं 1 मंथ का। और बीएचयू में जो पढ़ने वाले जो 70% लोग होते हैं, या तो वो लोअर मिडिल क्लास या बीपीएल श्रेणी या मिडिल क्लास की श्रेणी से होते हैं। सरकारी जॉब वाले तो बहुत कम ही लोग, जितने भी बहुत मतलब उनकी रेशियो बहुत कम है बाकी लोगों से। तो सब लोग अधिकतर जो है लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो वो अपना जीवन और यापन करते हैं। हॉस्टल का ज़िक्र नहीं किए आप कि अगर बाहर से हॉस्टल लेना चाहते हैं प्राइवेट, हाँ। तो उनको कितना मिल जाएगा? देखिए, बॉयज़ के लिए मैं पीजी बता दूँ तो वो 5-6 हज़ार के आस-पास से ही शुरू होता है। वहाँ पे आपको 4 टाइम का खाना मिलता है, आरओ का वाटर मिलता है, फ्री वाईफ़ाई मिलते हैं, ये सब 6,000 रुपए मिनिमम जो है लड़की के लिए लगता है। और लड़कियों का भी जो है ये 6,000 से ही शुरू होता है, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 15,000, 6,000 से 15,000 तक के जो है हॉस्टल्स, पीजी अवेलेबल है। वहाँ पर सारी सुविधा होती है, प्रॉपर खाना दिया जाता है टाइम टू टाइम, और फ्री वाईफ़ाई और अन्य सारी फैसिलिटीज़ भी, कहीं-कहीं स्पोर्ट्स का भी जो है खेलने की जो है दी जाती है। तो इसका आप एरिया बता देंगे कि कहाँ-कहाँ पे फ्लैट मिल जाएँगे गर्ल्स के लिए? ख़ासकर गर्ल्स बहुत परेशान होती हैं कि क्या बनारस में सेफ़ जगह है या नहीं बाहर अगर रहते हैं तो? इसको लेकर बहुत सारा कंसर्न बहुत बड़ा सवाल है। गर्ल्स के लिए कि अगर हम बनारस जा रहे हैं तो क्या सेपरेट रहेंगे बाहर? तो क्या इस पे आप कहना चाहेंगे? यह बात बिल्कुल सही है। माँ-बाप अगर अपने बच्चे को घर से बाहर भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो सुरक्षा की ही चिंता होती है, और ये बात हम लोग भी समझ सकते हैं। हम लोगों को भी घर से कॉल आते रहता है। लड़कियाँ अधिकतर लंका पर, फ्लैट पर या पीजी पर रहना पसंद करती हैं, और लंका पर बहुत सारे पीजी अवेलेबल है, चाहे वो साकेत नगर हो जाए। साकेत नगर में भी बहुत सारे पीजी अवेलेबल्स हैं। हैदराबाद पर भी जो है, हैदराबाद गेट पर भी कुछ पीजीज़ हैं जो अच्छा सुविधा ऑफ़र करते हैं। वो अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक-ठाक रेट में, ठीक-ठाक इन द सेंस 7,000, 8,000, कुछ-कुछ 10,000 रुपए भी लेते हैं पीजी के। और कुछ लोग गदौलिया पर भी रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी कुछ सुविधाएँ अवेलेबल है। और रही रही बात सुरक्षा की, तो बनारस सुरक्षित शहर है। यहाँ कैंपस में भी आजकल अब बहुत अच्छा माहौल है, पहले भी अच्छा माहौल ही था, धीरे-धीरे सुधार भी हो रहा है। और यहाँ पे चौराहों पर भी आपको जो है रात पर सब लोग एक साथ चलते हुए दिख जाएँगे। तो बनारस अब बहुत सुधार आ गया है सुरक्षा व्यवस्था में बनारस में। और अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के अलग घूमें, लड़कियाँ अलग घूमें, सुरक्षा का माहौल है, और हर चीज़ की सुविधा भी अवेलेबल है। मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर गर्ल्स हॉस्टल नहीं मिलता है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर हॉस्टल मिल रहा है या रूम लेकर रहना चाहते हैं, तो ले सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सारी जगह सुरक्षा है।
अच्छा, एक और बात आप बताइए कि कुछ गर्ल्स भी कमज़ोर घर से आती है, ठीक है? मिडिल परिवार से आती है, तो जो प्राइवेट हॉस्टल है उसके खर्चे ज़्यादा हैं बनारस में, तो मानते हैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाती है, तो क्या उनको रूम मिल जाता है? हाँ, गर्ल्स के लिए बहुत सारे रूम्स भी अवेलेबल हैं, चित्तूपुर में भी बहुत रूम अवेलेबल है। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से। ना हर हमारा चित्तूपुर भी बहुत सुरक्षित है। यहाँ भी रात में जो है देखिए सब लोग साथ में जो है आना-जाना होते रहता है, लोग पढ़ के आ रहे होते हैं, लाइब्रेरी जा रहे होते हैं, लाइब्रेरी से आ रहे होते हैं, तो माहौल तो सुरक्षित ही है। और रूम जो है चित्तूपुर में लड़कियों के लिए अवेलेबल है, हैदराबाद पर भी अवेलेबल है, लंका पर भी अवेलेबल है। लंका पर यही है कि जो रूम आपको चित्तूपुर में 3000 रुपए में मिलेगा, वही सेम रूम आपको लंका में जो है 4000 साढ़े 4000 रुपए में मिलेगा। हैदराबाद पर भी वो लगभग साढ़े 4000 के आस-पास में ही मिलेगा। तो सबसे सस्ता चित्तूपुर और भगवानपुर है। भगवानपुर में चाहे लड़का हो या लड़की, रूम दोनों के अवेलेबल हो जाता है। बस हाँ, कि आप समय से आ जाएँ, वरना भीड़ तो रहती है भाई। तो दोस्तों समझ सकते हैं जो आपके एरिया है बनारस के आस-पास में वो सारे सेफ है, ठीक है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। बाकी भीड़ भीड़ तो है हर जगह है, क्योंकि ये शहर है तो भीड़ तो होगा ही, सीधी-सी बात है। बाकी रूम आपको मिल जाएँगे, अवेलेबल है रूम कहीं भी। बाकी आप एक और बात बताएँगे, जैसे बहुत सारे बच्चे गाँव से आते हैं, शहर से आते हैं, तो महँगाई अलग-अलग होता है। लेकिन अब बनारस का महँगाई बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे महँगाई कैसा है? क्योंकि वो सिटी है। बहुत सारे बच्चे गाँव से भी आते हैं, तो यहाँ का महँगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? तो मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र भी हूँ, तो मैं महँगाई पर तो लगातार जो है लगातार न्यूज़पेपर्स में आती रहती है बातें। तो महँगाई तो बढ़ ही रही है, जैसे-जैसे समय चल रहा है। अगर गाँव से उठकर आते हैं या गाँव से लोग आ रहे हैं, मान लीजिए कुछ छोटे शहरों से आ रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है कि आपको कुछ सामानों के कम दाम आपको अवेलेबल हो जाते हैं सामान कम दाम पर। लेकिन आप जब बनारस आते हैं और जब इस स्टूडेंट वाले इलाके में रहते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है, जैसे मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक उबला हुआ अंडा चित्तूपुर में आपको आपको अगर ₹7 में मिल रहा है, लेकिन लंका गेट पर वही आपको ₹10 में मिलता है। हैदराबाद में वो आपको ₹8 पर मिलता है। तो जगह-जगह पर जो है ये स्टूडेंट के हिसाब से जो है छोटे-छोटे दुकान वाले जो है दाम घटाते बढ़ाते रहते हैं। और दूसरे शहरों से तुलना करें तो पटना पटना जैसे स्टूडेंट का गढ़ है, तो वहाँ भी एक्चुअली कुछ महँगाई तो है हर जगह ही है लेकिन अब टोटल जो है वो स्टूडेंट की एडजस्ट पर ही निर्भर करता है, वो कैसे एडजस्ट कर पा रहा है। और जैसे मुख्य रूप से जो है जूस की जहाँ तक बात आ गई तो जूस तो महँगा ही है हर जगह। अच्छा, गाँव से तुलना करें, मानते हैं कि गाँव में तो सब कोई जानता है कि सस्ता हर चीज़ होता है, लेकिन उससे अगर तुलना करें, सापेक्ष रूप से, तो कितना अंतर आएगा दोनों में? अंतर तो है भाई, आप सब्ज़ी ही ले लीजिए, गाँव में कितना आसानी से हम लोगों को सब्ज़ी मिल जाती है। यहाँ सब्ज़ी के लिए जो है डबल ट्रिपल रेट गाँव से जो है डबल ट्रिपल रेट में सब्ज़ी मिलती है। वो भी जो है यह ज़रूरी नहीं कि आपको फ्रेश सब्ज़ी ही मिल जाए, तो अंतर तो है। और सच में शहर तो थोड़ा महँगा होता ही है। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं वो ये सब जान लें, उनको जो है सहूलियत होगी। जी, ताकि हम लोग जो डिफ़िकल्टीज़ फेस किए थे, वो लोग नहीं करें। तो दोस्तों ये रहा रूम को लेकर के और महँगाई को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने पूछा, बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ज़रूरी भी है। अच्छा, आप ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे गाँव से आते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्या कुछ अर्निंग का भी स्रोत हो जाता, मतलब पढ़ाई के साथ-साथ, तो बहुत बेहतर होता, पढ़ लेते। नहीं तो हम मानते हैं किसी-किसी के पास तो ये भी एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि मंथली 1000 दे पाएँगे रूम का, तो खाने की तो दूर की बात है। तो क्या वो पढ़ना चाहते हैं, सपने भी है, तो वो यहाँ पे अर्निंग करके क्या पढ़ाई कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो वो कौन-कौन से स्रोतें हैं अर्निंग का? आप वो गौर करेंगे, बताएँगे। यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अभी एक आंकड़ा भी आया था कि भारत में जो है अधिकतर आबादी 10,000 से 15,000 के बीच जो है पर मंथ कमा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है उस घर का कोई एक बच्चा अगर बाहर आता है, तो अगर उसे म माँ-बाप घर से पैसा भेजते हैं, तो उनको अपना जो है खर्चे कम करने होंगे ताकि अपने बच्चे की ज़रूरतों को वो पूरा कर सकें। तो एक बच्चा जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आता है, तो वो चाहे तो यहाँ से अपने खुद से जो है अपना वहन कर पाएगा अपना खर्चा। इसके बहुत सारे ऐसे ट्यूशन सबसे अच्छा तो है ट्यूशन कोचिंग। ये आज लगातार जो है यहाँ कोचिंग ब्यूरो खुल रहा है, आपको जो है आसानी से ट्यूशन मिल जाता है अगर आप चाहते हैं तो। आप 1 ट्यूशन 2 ट्यूशन पढ़ा करके 3 से 5,000 रुपए जो है पर मंथ कमा सकते हैं और आसानी से अपना जो है वहन कर सकते हैं खर्च को। जिससे माँ-बाप के ऊपर भी जो है आपका ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आपको जो है
आप खुद में जो है मतलब आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, अपने आप पर डिपेंड ही रहेंगे, माँ-बाप पे डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी और धीरे-धीरे आप आगे बढ़ जाएँगे। कोचिंग के अलावा कुछ लोग जो है पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं कुछ दुकानों पर, जैसे 3 घंटे शाम में कर लिए या 4 घंटे कर लिए। कुछ लोग जो है डिलीवरी पार्टनर का काम स्विगी या ज़ोमैटो पर डिलीवरी बॉय का भी काम करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं, इनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि आप उसके लिए आपके पास जो है पर्सनल व्हीकल होना चाहिए और साइकिल से बहुत कम ही लोग जो है जो डिलीवरी बॉय का वर्क अभी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो करते हैं, जिनको ज़रूरत है वो कर ही रहे हैं और आजकल बहुत मतलब ट्रेंड में ये डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग चल रहा है। तो मैं यही सलाह दूँगा कि बच्चे ये सब से बचें क्योंकि इसमें जो है शुरुआत में नुकसान ही ज़्यादा होता है। तो इन सब प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो अपना समय और पैसा व्यर्थ ना करें। इसके अलावा जैसे कोचिंग हो गया या पार्ट टाइम वर्क हो गया या डिलीवरी बॉय वाला कुछ वर्क हो गए, तो ये सब करें और अपनी अर्निंग वो आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अर्निंग का स्रोत, ठीक है? लेकिन एक और सवाल, गर्ल्स का क्या स्रोत है अर्निंग का? गर्ल्स भी आती है मिडिल परिवार से, तो उन लोग के लिए क्या-क्या हो सकते हैं? गर्ल्स का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो मैं जानता हूँ, जो हमारे सर्कल में भी लोग हैं, तो अधिकतर वो कोचिंग पर ही डिपेंड रहते हैं। बनारस बहुत मतलब बड़ा शहर है कंपेयर टू कुछ जो वहाँ से लोग आते हैं उनका छोटे शहर जनसंख्या वहाँ कम होती है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। इस कारण से कोचिंग की डिमांड बहुत रहती है। अगर अधिकतर लड़कियाँ जो है मैंने देखा है कि कोचिंग ब्यूरो के कॉन्टैक्ट में होती है, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके बच्चों को पढ़ाती है और अपना खर्चा निकाल लेती है। इसके अलावा जैसे इंटर्नशिप होता है, यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप भी होता है, कई संस्थाओं में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं और अपना इनकम का स्रोत जो है निकाल सकते हैं। इस जगह पर आपको जो है कंप्यूटर का जो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर कोडिंग आना चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये सब भी जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग में, गर्ल्स के लिए भी। गर्ल्स, बॉयज़ बोथ। बहुत-बहुत धन्यवाद राजीव जी। लेकिन एक और सवाल आप ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या बीएचयू कुछ देता है अर्निंग का स्रोत? मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो क्या देता है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बीएचयू में एक स्कॉलरशिप चलता है बीपीएल वालों के लिए, जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको बीएचयू ₹25,000 साल की प्रोवाइड कराता है एज़ ए स्कॉलरशिप। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजनाएँ चलती है, जिसके कारण जिसमें जो है वही बीपीएल या उनसे नीचे अ मतलब एक अंत्योदय योजना में जो लोग रहते हैं, उनको जो है फ्री में मेस की भोजन अवेलेबल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो पीएचयू भी अपने स्तर से जो है प्रयास करता है लोगों को और छात्रों को सुविधा अवेलेबल करवाने के लिए। अच्छा जो आप बात कर रहे थे बीपीएल वाला तो किसको-किसको मिलता है? वो मतलब जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है और जो अंत्योदय में आते हैं, उनको जो है ₹25,000 सालाना जो है बीएचयू की ओर से दिया जाता है, पढ़ने के लिए। तो ये सारे फैसिलिटी आपको बीएचयू देती है अर्निंग के स्रोत के बारे में बात करें तो राजीव जी आपको सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने काफ़ी हेल्प किया जो बच्चे आने वाले हैं बीएचयू में क्योंकि आपको पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने बाहर रहा है, बीएचयू के बाहर रहा है। कितने सारे रूम चेंज किए होंगे, ये सारे अनुभव आपने शेयर किए, इसके लिए फिर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।